बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जहां पर युवा कॉन्क्लेव और यूपी मार्ट का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का बाजार त्योहारों पर चीन के सामान से पटा हुआ था और आज चीन के उत्पादन से बाजार ओडीओपी का उत्पादन बिक रहा है। 2017 के पहले भी प्रदेश में ओडीओपी बड़े पैमाने पर थे, लेकिन तब उस समय की सरकार नहीं समझ पाई क्योंकि उनके लिए परिवारवाद ही सर्वोपरि था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अब युवाओं के लिए जॉब लेने नहीं बल्कि देने का माध्यम बन गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय टापू जैसा बन गया है, उन्हें स्टेट और सेंट्रल की योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। वहां से निकल गया युवक चौराहे पर खड़ा होकर असमंजस में होता है कि फिर बिना जानकारी के लोन ले लेता है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाता है। जिसके पास ज्ञान होता है उनके पास पैसे नहीं होते हैं और ऐसी सभी समस्याओं का समाधान सीएम युवा योजना है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को किसी भी हालात में मंगवाने के लिए भारी बारिश के बीच डीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद से जिला कलेक्टर परिषद बलिया में पुलिस और प्रशासन ने बहुत समझाने की कोशिश की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और इस मामले में जिला अधिकारी सदस्यों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि सारे गिले शिकवे दूर किए जाएंगे और जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद से सदस्यों ने बुधवार को अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने पर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह लाइन हाजिर हुए और एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूलों में फीस को लेकर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान कोतवाल द्वारा दुर्व्यवहार पर डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे और काफी देर तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं से दोनों अधिकारियों ने बात की और कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। जी, अपना नाम से पूछना है भैया। आप सभी को ताहिर ब्राह्मण शशिकांत मंगलम नाम है मेरा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री हूँ गोरख प्रांत का। आज क्या मामला है? जिलाधिकारी महोदय आए थे, क्या मांगे रही आपकी, क्या क्या मांगे? क्या हुआ था? विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई थी और तब से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद छात्र और राष्ट्रीय निरंतर कार्य करते चले आ रहा है। अभी कुछ समय पर कुछ प्रकरण हम लोग सभी के संज्ञान में आया था, जिसमें विद्यार्थियों के विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों से अवैध वसूली की जा रही थी। अनेक तरह की शिक्षक समस्याएं थी, जिनका समाधान करवाने के लिए हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गए थे। उनको विद्यार्थी परिषद के कोर कमेटी द्वारा, प्रतिनिधिमंडल द्वारा वहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा गया था, परंतु उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। ऋषभ नाम है, हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कल 28 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाना था। जिले में धारा 144 लागू होने के कारण कार्यकर्ताओं का यह मानना हुआ कि सरकार के नियमों का उल्लंघन न करते हुए विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन देगा। आज जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पर वार्ता हुआ और उनका समय मिला 10:30 बजे का। अपने विद्यार्थी परिषद के 5 कार्यकर्ता, जो प्रतिनिधिमंडल था एक छोटा सा, वो कार्यकर्ता
झांसी में आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए झांसी में डाक विभाग ने भाइयों को भेजे जाने वाली राखियों और बारिश में भीग कर खराब ना हो, इसको लेकर डाक विभाग ने इस बार वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार किया है। वाटरप्रूफ लिफाफे में बहनें अपने भाइयों को राखी सुरक्षित भेज पाएंगी, राखी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। वाटरप्रूफ लिफाफे को खरीदने को लेकर डाकघर में लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं इस बार झांसी में डाक विभाग ने भाई बहनों के प्यार को देखते हुए वाटरप्रूफ राखी तैयार की है, जिसे खरीदने के लिए बहनों की भीड़ झांसी में देखने को मिल रही है। सर, डाक विभाग ने रक्षाबंधन को लेकर एक लिफाफा जारी किया है, क्या है पूरा कंसेप्ट? विभाग द्वारा जो है वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करके जो है हमारे 3 प्रधान डाकघर हैं, झांसी, ललितपुर और उरई, और हमारे 75 विभागीय उप डाकघर हैं इन तीनों जिलों में, और 542 शाखा डाकघर हैं। इन सभी डाकघरों में 18,000 जो है विशेष आवरण ये भेजे गए हैं जो वाटरप्रूफ हैं और ये ख़राब नहीं होगी। इसमें जो राखी भेजी जाएगी, ये राखी देश भर में विभिन्न स्थानों पर जो है बहनें अपने भाइयों को भेज सकती हैं। विदेशों में भी डाकघर की सुविधा के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रांसमिशन में ना तो इससे कोई राखी लिफाफा जो है प्लास्टिक कोटेड है तो नहीं बाहर होगी, और नहीं वो गीली होकर के कहीं से उसमें से कोई राखी ख़राब हो सकती है, सुरक्षित पहुंच सकती है। सर, कितने लिफाफे तैयार किए हैं? ये सभी हमारे 78 विभागीय और 542 शाखा डाकघरों को हमने 18,000 लिफाफे आपूर्ति किए हैं और काफ़ी बिक्री हो रही। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर जंगल में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मृतक अरविंद 2 दिनों से लापता बताया जा रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 2 दिनों से घर से लापता था और परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी अरविंद का कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद से गश्त पर निकले वन विभाग के वाचरों ने अरविंद का शव देखा और चकिया कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव के समय जंगल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जंगल में शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मृतक घर से 2 दिनों से लापता बताया जा रहा है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पे नौरंगा के गंगा के लहरें कटान के रूप में जमकर उत्पात मचा रही है, जिसमें 300 से करीब परिवार के बस्ती छोड़कर जा चुके हैं। वहीं दर्जन भर से अधिक मकान नदी में विलय हो चुके हैं। नदी की लहरें अब रविवार शाम 4 बजे के बाद से यहां के राजस्व गांव नौरंगा के पूर्वी और उत्तरी कोने पर लगातार कहर बरपा रहे हैं, जिसके बाद से करीब 10,000 की आबादी में दहशत फैल चुकी है। गांव की लहरें राजस्व गांव नौरंगा के पूर्व उत्तर दिशा में भयंकर कटान शुरू कर दिए हैं और यहां पर नदी से बस्ती के मकानों की दूरी महज 20 मीटर के करीब बताई जा रही है। और अचानक शुरू हुए कटान में यहां के दर्जन भर से अधिक मकानों पर खतरा बढ़ गया है और इसके बाद जनपद से आए बस्ती के अलग अलग गाँव को लेकर घरेलू सामानों के जैसे जैसे समेटना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। पीड़ितों ने बताया कि गंगा कटान करते समय बहुत ही संभल कर देखना पड़ता है और ऐसे में जो सुरक्षित बच जाए उसे सहेजने में पसीने बहते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही नदी की लहरें फिलहाल शांत दिख रही हैं, परंतु यहाँ के बासिंदों की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के इतिहास में पहली बार जिला अधिकारी की कमान महिला अधिकारी को मिली है। कासगंज में डीएम रही IAS मेधा रूपम ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाला। डीएम मनीष कुमार ने चार्ज देते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं डीएम बनने पर मेधा रूपम को कई लोगों ने कार्यालय पहुंचकर बधाई दी। चार्ज संभालने के बाद से डीएम ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। बता दें कि सोमवार को योगी सरकार ने 10 डीएम सहित 23 IAS ऑफिसरों का ट्रांसफर किया था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा को प्रयागराज और कासगंज के डीएम को यहां भेज दिया था। गौतम बुद्ध नगर जिले में अब तक 25 डीएम रह चुके हैं और डीएम बनी मेधा रूपम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ACO के रूप में 24 फरवरी 2023 से जून 2024 तक तैनात रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं,
जो पेचीदा हैं या आपकी ज़िंदगी में दिक्कत कर रही हैं, उनके संबंध में हमेशा कलेक्ट्रेट के दरवाजे खुले रहेंगे। आप लोग आएँ, अपनी समस्याएं बताएं और पूर्ण रूप से प्राथमिकता रहेगी जनता की समस्याएं। तो जो भी हो सकेगा पूर्ण प्रयास करके हम लोग यही पूरी मेहनत करेंगे कि उस समस्या का समाधान हो। मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ACO के पद पर तैनात रह चुकी हूँ, तो इस क्षेत्र की जो समस्या है उससे वाकिफ हूँ और मैं यही प्रयास करूँगी कि उस अनुभव से सीखते हुए और उस अनुभव का साझा करते हुए और बेहतर रूप से यहाँ पे प्रगति लाऊं। किसानों की समस्याओं से हम लोग वार्ता करके पूर्ण रूप से हर एक समस्या पे मंथन भी करेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में पहली जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी में क्या चलेगी? वो जिम्मेदारी अलग थी, ये जिम्मेदारी अलग है और क्षेत्र भले ही सेम है बट जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अलग है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष रहेगा? बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि हमेशा बड़ा सपना देखें। और नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में धरना प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और किसान नेता सुधीर चौहान ने कहा तब तक नहीं होगा समाधान तब तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसानों की मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर धरने पर बैठे हैं किसान नेताओं ने स्थानीय बाजारों, विधायक और सांसद पर साधा निशाना। 10% का प्लॉट और बचा हुआ मुआवजे में आबादी का पूर्ण निस्तारण और इसके साथ ही किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने का उद्देश्य है कि हम अब से 6 महीने पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। 56 दिन आंदोलन चला था। कमिश्नर मैडम ने और जिले के जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी ने यहाँ पे आंदोलन समाप्त कराया था और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी थे, कहा था कि अभी हम आप लोगों के काम कर देंगे, लेकिन काम तो हुए नहीं। नोएडा के विधायक ने अपने आवास पर जो किसान उनके यहाँ प्रदर्शन करने गए थे तो मुख्य सचिव राज्य में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही बड़ा बयान भी दिया है। अन्नदाता हुंकार महामंच के तहत ये धरना प्रदर्शन किया गया है। राकेश टिकैत ने राज्य केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है और किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बढ़ते दरों में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिले और बिजली निजीकरण, स्कूल मर्ज का भी उन्होंने जमकर विरोध किया। और इस दौरान राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। आगे ऊपर चौधरी जी, आज आप यहाँ पर आए हैं और आज अन्नदाता हुंकार महापंचायत है, अन्नदाता हुंकार महापंचायत कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं किसानों को जिसको लेकर ये देखो, किसानों को मिल नहीं रहा भाव और उनकी जमीन छीनने का है प्लान। 2013 से जमीन के DC रेट, DM रेट रिवाइज नहीं होंगे। जमीन लोगे आज और रेट दोगे आज से 15 साल पुराने हैं, तो क्या किसी फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री ले सकते हो? कोई MP MLA क्या 2013 में जो तनख्वाह थी वो ले सकता है? सब चीज मार्केट के हिसाब से चलता है, तो किसान की जमीन के भी रेट बढ़ने चाहिए। जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें धोखाधड़ी है। बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। अगर प्राइवेट बिजली का कॉन्सेप्ट ठीक होता तो आगरे का जो किसान है, आगरे के जो लोग हैं, जो टोरंटो कंपनी ने ले रखा है, वहां पर आप देख सकते हो गौतम। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ का मामला सामने आया है और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में रक्षा थाना पुलिस और पुलिस की टीम ने दिन दहाड़े मुठभेड़ की और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहा था बदमाश और इस दौरान जवाबी फायरिंग में घेराबंदी करते हुए बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा और इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं उसके अन्य 4 साथियों ने पुलिस टीम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। SSP के आदेश पर बदमाशों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और आज मुखबिर की सूचना के बाद से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इस सूचना पर बदमाशों की तलाश में लगी दोनों टीमों का पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार करते हुए यहां पर बड़ी कार्रवाई की है।
शुरू करें। क्या मामला है सर? दिनांक 22/22/23 की रात्रि में थाना क्षेत्र रक्षा में स्थित RNS वर्ड स्कूल से 24 बैटरियां चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना रक्षा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SWAT टीम तथा थाना रक्षा की पुलिस टीम को केस वर्कआउट करने हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज SWAT टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि जिन लोगों ने बैटरी चोरी की है, आज लोडर से सारी बैटरियां ले जा कर के बेचने वाले हैं। इस सूचना पर इनकी घेराबंदी की गई पुलिस टीम के द्वारा। तो ये कच्चे रास्ते पर नहर पुल की तरफ भागे। जब इनकी अपने को घिरता हुआ देख करके सचिंद्र, जो पूर्व से ही अपराधी है, इसने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। काउंटर अटैक में इसको गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। जो इसके और 4 साथी थे उनको भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना रक्षा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई